नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 19 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की किसी प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित किसी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय को जानना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, या कोई भी प्रश्न जो प्रश्न हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड है उस प्रश्न को आप दी एस्ट्रोलॉजी शो में पूछ सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपना प्रश्न पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को दे दीजिए। इसके बाद जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, साथ ही साथ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल पर को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप चाहें तो अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ में इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी ज्योतिष से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये चेतराम ठाकुर जी का है। इन्होंने पूछा है कि तिवारी जी, सतयुग के अंत के बारे में भी बताएं जैसा कि भविष्य मलिका में बताया जा रहा है। सतयुग के अंत के बारे में मुझे लगता है आपने कलयुग आप लिखना चाह रहे थे, शायद आपने गलत लिख दिया। कि हो सकता है कलयुग के अंत के बारे में भी बताएं जैसा कि भविष्य मलिका में बताया। जी, एक पुस्तक है भविष्य मलिका जो कि 600 वर्ष पहले लिखी गई थी। ज़्यादा जानकारी मैंने उसको पढ़ा तो नहीं है, ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है, लेकिन 600 वर्ष पहले लिखी गई थी और कलयुग के अंत के विषय में उसमें बताया गया है। लगभग यही कुछ टाइम फ्रेम 2023 से 28 के बीच का बताया गया है। ठीक है, अब लोगों का कहना है कि उसकी भविष्यवाणी सच भी हो रही है। अब इस पॉइंट में मेरा दृष्टिकोण जो है वो दूसरा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेनली जो कलयुग है उसकी जो कलयुग की आयु बताई गई है वो 4,32,000 वर्ष ही बताई गई है और अभी 5,123 वर्ष लगभग ही हुए हैं। तो अभी बहुत लंबा समय बचा हुआ है कलयुग में। ये शुरुआत ही है कलयुग की, क्योंकि कलयुग को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया था या जिस तरह से बताया गया था अभी उसकी जस्ट शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो जब कलयुग का समय आगे बढ़ेगा तो अभी बहुत ज़्यादा समय है। एकदम से अभी कलयुग का अंत तो मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि 4,32,000 वर्ष का जब कलयुग बताया गया है और उस अगर बताया गया है तो कुछ ना कुछ कारण होगा उसके पीछे, शास्त्रों में वर्णित है। और अभी 5,123 वर्ष ही समथिंग हुए हैं, तो अभी तो बहुत समय बाकी है। तो कलयुग के अंत के विषय में अभी मैं क्या बता सकता हूँ आपको, तो अभी तो यही है। और भविष्य मलिका में जो बताया जा रहा है तो वो समय आएगा तो देखी जाएगी, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ग्रंथ है, लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा उसके पीछे, उसका आइडिया मुझे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये VK1817 नाम की आईडी से है ये। नमस्कार गुरुजी, शुक्र 11वें भाव में उच्च के हैं, यानी वृषभ लग्न की कुंडली है तो शुक्र 11वें भाव में उच्च के होंगे। बुध धनेश सूर्य चतुर्थेश होकर 9th भाव में बुध आदित्य योग में है, अच्छी बात है। शनि मिथुन में 2nd भाव में है और लाभेश गुरु 4th भाव में है, ठीक है। चंद्रमा स्वराशि में 3रे भाव में, मंगल मेष में 12वें भाव में, धनेश भाग्येश महापरिवर्तन योग में है और गुरु शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। प्लेसमेंट कैसा है और कैसा फल देगा? बढ़िया प्लेसमेंट है ये। अगर गुरु और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है तो लग्नेश और लाभेश का नक्षत्र परिवर्तन है। धन भाव की स्थिति भी जो आपने बताई ये महाधनी योग ही है, तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेसमेंट अच्छा है। और ये जातक को उसके जीवन काल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं या राजा के समतुल्य ही जीवन व्यतीत कराने के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो ये अच्छा योग है, अच्छा फल देगा ये। एक और प्रश्न इन्होंने कहा है, भावोत्तम ग्रह कैसा फल देते हैं? जैसे गुरु ग्रह वक्री 4th भाव में भावोत्तम है, लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में, D3 कुंडली में, D4 कुंडली में और D12 कुंडली में, तो गुरु ग्रह का फल कैसा होगा? देखिए, भावोत्तम ग्रह और वर्गोत्तम ग्रह जब कोई ग्रह एक ही राशि में जन्मांक और नवमांश दोनों में जाकर के बैठ जाए तो उसको वर्गोत्तम ही कहते हैं। कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में, जैसा आपने कहा 4th भाव में है, तो नवमांश में भी अगर वो 4th भाव में बैठे तो उसको भावोत्तमी माना जाएगा। अब देखिए, वर्गोत्तम ग्रह के लिए यहाँ पे कंसेप्ट होते हैं कि जैसे आपने क्या लिखा है, लग्न कुंडली तो D1, नवमांश में D9, D3, D4, D12, तो 5 डिविजनल चार्ट में, षोडश वर्गों में से 5 डिविजनल चार्ट में ग्रह अगर वर्गोत्तमी होता तो उसको आप
D3, D4 और D12 आपने लिखा है तो उसको आप सिंहासनास्थ कहते हैं, सिंहासन की उसको पदवी प्राप्त है। लेकिन भावोत्तम ग्रह के विषय में अगर देखा जाए तो भावोत्तम ग्रह भी अगर कोई हो तो उस भावोत्तम ग्रह को बल मिलता है। अनास्थ की तो बात यहाँ नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी अगर 5 डिविजनल चार्ट में गुरु एक ही भावों में बैठे हैं तो उस गुरु को बल मिल रहा है और चतुर्थ भाव में है तो भूमि भवन और वाहन के सुख से व्यक्ति को ये संपन्न करा देते हैं। अगला प्रश्न जो है ये कृष्ण लोध जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार सर, मेष लग्न में मंगल फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या रेड कोरल धारण करने से मैरिड लाइफ में क्या परेशानी बढ़ाता है? देखिए, मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं तो रोचक नामक महापुरुष योग है और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, फलस्वरूप आप मांगलिक हैं। अब लग्नेश के रत्न को पहनने से दाम्पत्य में परेशानी नहीं आएगी। हाँ, मेष लग्न की कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं तो पहले देख लीजिए किस नक्षत्र में है, अश्विनी में है, भरणी में है या कृतिका में है, पहली चीज तो ये देखना होगा। दूसरा ये देखिए कि नवमांश में मंगल नीच राशि में तो नहीं बैठे हैं। अगर नवमांश कुंडली में मंगल नीच राशि में है, नवमांश कुंडली में मंगल कमजोर हो रहे हैं, तब रेड कोरल नहीं पहनिए। वैसे लग्नेश लग्न में रोचक योग लगा करके बैठा हुआ है तो आप रेड कोरल पहन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे आपके दाम्पत्य में परेशानी आनी चाहिए। वो अलग बात है कि कुंडली मिलान नहीं हुआ है तो रेड कोरल पहने या ना पहने उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मंगल की स्थिति नवमांश में अच्छी है और षडबल इत्यादि में अगर मंगल के पास में बल है तो आप बहुत आराम से पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और अगला प्रश्न जो है ये अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने कहा है सर, कर्क लगन की कुंडली में होरा कुंडली कर्क होरा की है जिसमें कर्क राशि में गुरु शुक्र बुध और मंगल बैठे हैं और सूर्य की होरा में शनि सूर्य चंद्र राहु एंड केतु बैठे हैं, यहाँ ये कैसा फल देंगे धन को लेकर के? D2 चार्ट जन्म कुंडली का जैसा षोडश वर्ग होते हैं उसमें से एक वर्ग होता है D2 चार्ट जिससे धन का विचार किया जाता है। तो D2 चार्ट में मेनली दो ही होते हैं, होरा हमेशा दो ही ग्रहों की होती है, या तो होरा सूर्य की होगी या तो होरा चंद्रमा की होगी। चंद्रमा की होरा को पितृ होरा के नाम से जाना जाता है और सूर्य की होरा को मेनली आपका देव होरा के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि अगर सूर्य की होरा यानी देव होरा में अगर ज्यादा ग्रह बैठे हुए हों, लग्नेश भी यहाँ हो, तो लग्नेश मतलब जन्मांक के लग्नेश, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और अपने कर्म अपनी मेहनत की बदौलत वो धनवान बनता है। और अगर चंद्रमा की होरा में ज्यादातर ग्रह जाकर के बैठे हुए हों तो ये ऐसा व्यक्ति भी धनवान होता है, लेकिन ये पितरों की कृपा से, कम मेहनत में या बिना मेहनत की क्या कह सकते हैं, इसको मिल जाता है, भाग्य से मिल जाता है, पितरों की कृपा से। अब यहाँ देखने वाली ये बात आती है कि पितृ होरा में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं और व्यक्ति का जीवन अगर अच्छा चल रहा है तो ये पितरों की कृपा है, और अगर उसके बाद भी खराब चल रहा है तो पितरों के श्राप को प्रदर्शित करता है। सेम यही अगर आप इसको देखते हैं, सूर्य की होरा में ज्यादा ग्रह आपके बैठे हुए हैं और अगर जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत से आपने सब कुछ हासिल कर लिया है मेहनत करने के बाद में, तो आपके ऊपर देवताओं की कृपा है। अन्यथा जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो आपके ऊपर देवता की श्राप के विषय में चर्चा करता है। तो ये D2 कुंडली, अब आपकी कुंडली में मेनली सूर्य की होरा में 5 ग्रह हैं और चंद्रमा के में 4 हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मेहनत से सब कुछ बनाएंगे। ये आपका होरा चार्ट इसको प्रिडिक्ट करता है। लेकिन किसी भी डिविजनल चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको जन्मांक को देखना होगा, क्योंकि D1 चार्ट के बेस पर ही बाकी के षोडश वर्ग बने हुए हैं। तो सबसे पहले जन्मांक कुंडली की स्थिति को देखना होगा, उसके बाद में D2 की आप स्थिति को देखिए। जो आपने बताया था उसका रिजल्ट तो मैंने आपको बताया। अगर आप कहेंगे या आप में से और भी लोग जानने के इच्छुक होंगे तो D2 चार्ट पर मैं एक स्वतंत्र वीडियो लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित भविष्य में हो जाऊंगा। और एक प्रश्न और है, ये सुमन घोष जी ने किया है कि गुरुजी, सिंह लग्न D9 में लग्न में शनि और सप्तम में सूर्य हैं तो इसका कैसा प्रभाव होगा? यानी कि जन्मांक जो नवमांश कुंडली आपकी है वो सिंह लग्न की है और उसमें लग्न में सप्तम पति बैठे हैं और लग्नपति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, सप्तम भावस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी को प्रदर्शित करता है और जीवन साथी के द्वारा अपमानित किए जाने को भी प्रदर्शित करता है। तो अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। आपके पति से कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और उनके पति का, जो आपके होने वाले पति होंगे, उनके स्वभाव के विषय में एक बार जन्म कुंडली से विचार करा लीजिएगा। और अगर आपका विवाह हो चुका है तो एक बार दोनों की कुंडली को मिलवाइए, परेशानी है तो उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 19 में उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्न के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपना स्पेसिफिक जो प्रश्न है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा
इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।